नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की। घरेलू हिंसा सामाजिक तौर पर अगर हम देखें तो समाज को खोखला भी करता है और कई समुदाय पर इसका बुरा असर भी पड़ता है। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर घरेलू हिंसा है क्या। घरेलू हिंसा, जिसे पारिवारिक हिंसा के रूप में भी जाना जाता है, तब होती है जब कोई व्यक्ति अपने किसी करीबी पर सत्ता या नियंत्रण बनाए रखने के लिए हिंसा या चालाकी का इस्तेमाल करता है। इसमें हिंसा, धमकी, अपमान या मनोवैज्ञानिक हेरफेर शामिल हो सकता है। दुर्व्यवहार में एक साथी या पूर्व साथी, एक देखभालकर्ता या अभिभावक, एक परिवार का सदस्य या कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के निकट संपर्क में हो, शामिल हो सकता है। कोई भी, चाहे उसकी पृष्ठभूमि, लिंग या लिंग कुछ भी हो, खुद को अपमानजनक रिश्ते में पा सकता है। घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार के प्रकार है क्या? अपमानजनक रिश्तों में हमेशा शारीरिक हिंसा शामिल नहीं होती है। अन्य प्रकार के हानिकारक दुरुपयोग भी हैं, जिनमें से कोई भी स्वीकार्य नहीं है। दुर्व्यवहार करने वाला किसी भी लिंग या यौन रुझान का हो सकता है। दुरुपयोग के प्रकारों में कुछ ऐसी चीजें शामिल हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। पहले हम बात करते हैं शारीरिक शोषण को लेकर। शरीर पर सीधा हमला, जैसे गला घोंटना, थप्पड़ मारना, मुक्का मारना या फिर इस तरह की कोई भी गतिविधियां, झकझोर देना या धक्का देना, इसमें हथियारों या वस्तुओं का उपयोग भी शामिल हो सकता है, कि सभी शारीरिक शोषण की वस्तुएं हैं। और इसके साथ ही भोजन से इनकार करना या संपत्ति का विनाश भी शामिल हो सकता है। जबरदस्ती नियंत्रण भी इसमें एक प्रकार ले सकते हैं, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए जानबूझकर किया गया हो। निरंतर व्यवहार, इसको आप कह सकते हैं। दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति को बार बार चोट पहुंचाया जा सकता है, डरा सकता है या अलग थलग कर सकता है। तो जबरदस्ती नियंत्रण बनाना भी दुर्व्यवहार का एक प्रकार है। यौन शोषण, किसी भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का दुष्कर्म या अवांछित या जबरन यौन गतिविधि, यौन धमकियां या अपमान, गर्भ निरोधक तक पहुंच को प्रतिबंधक या करना, इस तरह को लेकर भी इसमें ये शामिल हो सकता है। मौखिक दुर्व्यवहार की अगर हम बात करें तो डराना, मौखिक हमले, धमकी, अपमान, नाम पुकारना, चिल्लाना या इससे अपमान, इन सभी को आप मौखिक अपमान में शामिल कर सकते हैं। शरीर के आकार, कामुकता, लिंग या पहचान, बौद्धिकता या फिर माता पिता के रूप में क्षमता, इसमें संबंधित हो सकती है। मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक शोषण क्या होता है? मनोवैज्ञानिक शोषण की अगर हम बात करें तो व्यक्ति को दोष देना या अनदेखा कर देना, व्यक्ति के साथ हीन व्यवहार करना, ये कहना कि उनका व्यवहार अनुचित है, उनकी वास्तविकता की भावना पर सवाल उठाना, भावनात्मक ब्लैकमेल या फिर आत्महत्या की धमकी देना, ये सभी इसमें शामिल है। अपराधी व्यक्ति का पीछा, जासूसी या फिर पीछा भी कर सकता है। इसमें ईमेल या फोन कॉल की निगरानी करना और जीपीएस ट्रैकिंग का उपयोग करना शामिल हो सकता है। तो ये वो प्रकार आपको बता रहे हैं जो दुर्व्यवहार या फिर हिंसा से संबंधित है। सामाजिक अलगाव भी इसका एक प्रकार हो सकता है। पीड़ित को उनके परिवार और दोस्तों से अलग करना, जैसे उनसे संपर्क करने से मना करना या रोकना, या परिवार और दोस्तों के प्रति लगातार अशिष्टता। अपराधी इस बात पर जोर दे सकता है कि व्यक्ति पारिवारिक सहायता या रोजगार के अवसरों से बहुत दूर चला जाए। वित्तीय दुरुपयोग भी इसका एक प्रकार हो सकता है, क्योंकि पारिवारिक वित्त पर नियंत्रण बनाए रखना, जिसमें बैंक खातों, वेतन या फिर पेंशन तक पहुंचने को प्रतिबंधित करना, एक छोटा सा भत्ता प्रदान करना, संपत्ति छिपाना, व्यक्ति को काम करने से रोकना, साक्षात्कार या बैठकों में तोड़फोड़ करना या चोरी करना, ये का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है। आध्यात्मिक दुर्व्यवहार भी इसमें शामिल होता है। किसी व्यक्ति की धार्मिक मान्यताओं या संस्कृति का उपहास करना या फिर उन्हें किसी धर्म या संस्कृति समूह का हिस्सा बनने से रोकना, ये भी इसका एक प्रकार है और ये इसमें शामिल हो सकता है। इसके साथ ही बाल शोषण, किसी बच्चे का शारीरिक या यौन शोषण, उपेक्षा, मौखिक और भावनात्मक शोषण, ये भी इसका एक प्रकार है, ये इसमें शामिल है। इसके साथ ही बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार, वृद्ध वयस्कों पर निर्देशित सभी प्रकार के दुर्व्यवहार इसमें शामिल हैं। उपेक्षा, जिस व्यक्ति की आप देखभाल कर रहे हैं, जैसे कि बच्चा, उसकी बुनियादी शारीरिक या फिर मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करने में असफल होना, इसमें उन्हें शारीरिक क्षति या फिर खतरे से बचाने में विफल होना या उन्हें चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने से रोकना, या फिर इसके साथ ही दूसरे व्यक्ति की बुनियादी भावनात्मक जरूरतों की उपेक्षा, उनके प्रति अनुत्तरदायी भी हो सकता है। तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण
प्रकार है। अब इसको किस तरह से आप देखें, देखिए घरेलू हिंसा और जो दुर्व्यवहार है वो सामाजिक तौर पर किस तरह से समाज को खोखला कर रहा है, बच्चों पर इसके दुर्व्यवहार होते हैं, इसके साथ ही सामाजिक गतिविधियों को भी ये कहीं ना कहीं निष्क्रिय करता है। घरेलू हिंसा का खतरा किसे है, अब इसको भी समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि घरेलू हिंसा का जो खतरा है वो आखिर है किसे। घरेलू हिंसा समुदाय में किसी को भी प्रभावित कर सकती है। ये उनकी आय, स्थिति, लिंग, आयु, नस्ल या फिर संस्कृति के स्तर पर ध्यान दिए बिना है। अधिकांश पीड़ित महिलाएं और बच्चे हैं और अधिकांश अपराधी जो होते हैं वो पुरुष होते हैं। रिश्ते टूटने के समय घरेलू हिंसा का खतरा सबसे अधिक होता है। अन्य जोखिम और कारकों में गर्भ व्यवस्था और शराब या नशीली दवाओं की लत इसको पीड़ित या अपराधी को प्रभावित करना शामिल है। मानसिक बीमारी के इतिहास वाली महिलाओं और आदिवासी और या फिर टॉरेस स्ट्रेट और आइलैंडर लोगों में घरेलू हिंसा का अनुभव होने की अधिक संभावना होती है। तो घरेलू हिंसा से अधिकतर जो है महिलाएं प्रताड़ित होती हैं या फिर बच्चे प्रताड़ित होते हैं, और इसमें जो बताया गया है वो ये है कि जो अपराधी हैं वो अधिकतर पुरुष ही होते हैं। घरेलू हिंसा के जो लक्षण हैं वो क्या है, इस पर ध्यान देना भी बेहद आवश्यक है। कुछ प्रकार की चोटें चेतावनी संकेत के रूप में कार्य कर सकती हैं कि कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा का शिकार हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, जिन लोगों को तार्किक स्पष्टीकरण के बिना कई या बार बार चोटें आती रहती हैं, दुर्घटनाग्रस्त प्रतीत हो सकते हैं या उन पर चोट, नाखून की खरोंच या सिगरेट से जलने जैसे निशान हो सकते हैं। घरेलू हिंसा के अन्य लक्षण जो आप किसी मित्र या रिश्तेदार में देख सकते हैं उनमें शामिल हैं, वे अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं या सामान्य से अधिक शांत हैं। इसके साथ ही वे अपने पार्टनर से डरे हुए नजर आते हैं। उन्होंने अपने दोस्तों या फिर परिवार से मिलना बंद कर दिया, या फिर उनका जो साथी है वो अक्सर उनकी आलोचना करता है, उन्हें अपमानित करता है, उन पर आदेश देता है या फिर ये सभी निर्णय लेता है। तो ये जो सारे लक्षण हैं वो भी इसमें शामिल हैं। वे अक्सर अपने साथी से बुरे स्वभाव या फिर ईर्ष्या के बारे में बात करते हैं। उन्हें चोट, टूटी हड्डियां, मोच या फिर कट जैसे शारीरिक चोटें होती हैं। उनके बच्चे उस व्यक्ति से डरते हैं या अलग थलग या फिर चिंतित व्यवहार दिखाते हैं। तो ये वो सभी लक्षण हैं जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि घरेलू हिंसा आखिर हुई भी है या फिर नहीं। घरेलू हिंसा के प्रभाव क्या हैं? अब देखिए, यहाँ पर आप घरेलू हिंसा से प्रभावित तो हैं, आप ये कह सकते हैं कि डरा हुआ या फिर चिंतित महसूस करना इसका एक प्रकार है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोने में भी इससे परेशानी होती है, इसका प्रभाव आपको बता रहे हैं। ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है अगर आप घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हैं। आत्मविश्वास खोना, अकेला लग रहा है, आप अपने व्यवहार को बदलते हुए या फिर उस व्यक्ति के आसपास कुछ विषयों से बचते हुए आप पाए जा सकते हैं। तो ये इसका प्रभाव है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप दुर्व्यवहार के पात्र हैं या आप इसके लिए दोषी हैं, लेकिन याद रखें कि आप कभी भी किसी दूसरे के व्यवहार के लिए दोषी नहीं हैं। शारीरिक चोटें के साथ साथ अपमानजनक रिश्ते में लोगों को यौन संचालित संक्रमण का भी खतरा हो सकता है। अब घरेलू हिंसा से अवसाद, जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाना और अभिघातजन्य तनाव विकार जैसे मानसिक स्वास्थ्य विकार विकसित होने का खतरा बढ़ सकता है। घर में बच्चों पर प्रभाव, दुर्भाग्य से बच्चे भी घरेलू हिंसा के शिकार लोगों का अक्सर निशाना बनते हैं। देखिए, जैसे शुरुआत में ही आपको बताया कि जो घरेलू हिंसा है, जो दुर्व्यवहार है, कहीं ना कहीं समाज को खोखला पड़ता है। इसका आपके साथ साथ अन्य समुदाय पर भी खासा असर देखने को मिलता है, और खास तौर पर बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों में इसका खास जो असर है वो देखने को मिलता है। भले ही बच्चों के साथ सीधे तौर पर या शारीरिक या भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार ना किया गया हो, फिर भी घर की स्थिति का तनाव उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाता है। जो बच्चे घरेलू हिंसा देखते हैं उनमें तनाव, चिंता, भावनात्मक चुनौतियां बढ़ जाती हैं। इससे न केवल उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि स्कूल में ध्यान केंद्रित करने और सीखने की उनकी क्षमता भी प्रभावित होती है। शैक्षिक सफलता की कमी इन बच्चों के जीवन में और भी अधिक दूरगामी चुनौतियों को पैदा कर सकती है। इसके साथ ही भविष्य की दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं भी घरेलू हिंसा से हो सकती हैं। दुर्व्यवहार के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में होने वाली शारीरिक चोटों की लागत के अलावा दुर्व्यवहार के तनाव से बचे लोगों में अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। हिंसा से सीधे प्रभावित महिलाएं निम्नलिखित रिपोर्ट करने की अधिक संभावना रखती हैं। देखिए, अब आपको बताते हैं। विकलांगता, उपकरणों का उपयोग, वात रोग, दमा, गतिविधि सीमाएं, आघात, उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल, दिल
का दौरा, दिल की बीमारी, HIV और STD के लिए जोखिम कारक, और इसके साथ ही धूम्रपान और भारी या फिर अत्यधिक शराब पीना, ये सभी जो है वो इसके कारण हैं, इसके प्रभाव है, जिससे जो महिलाएं हैं वो अधिकतर आपको प्रभावित दिख सकती हैं। इन जोखिम कारकों में वृद्धि की भयावह आश्चर्यजनक है। देखिए, उत्पीड़ित महिलाएं जो हैं उनमें हृदय रोग होने की संभावना 70% से अधिक है। स्ट्रोक का अनुभव होने की संभावना 80% से अधिक है। अस्थमा विकसित होने की संभावना 60%। इसके साथ ही आपको बताएं, पर्ल रॉबर्ट MD फॉर्च्यून दिसंबर 2013, या फिर ये जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं जीवित बचे लोगों के लिए अतिरिक्त पीड़ा का कारण बनती हैं और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर भी अत्यधिक दबाव ये जो समस्याएं हैं वो डालती हैं। अब अगर हम आर्थिक लागत की बात कर ले तो आर्थिक जो स्थिति है वो भी इससे प्रभावित तो होती ही है। घरेलू हिंसा अपने पीछे भयानक भावनात्मक दर्द और आघात छोड़ जाती है, जिसका आकलन करना भी मुश्किल है। इससे होने वाले भौतिक टोल की लागत का अनुमान अधिक आसानी से लगाया जा सकता है। CDC के अनुसार 2003 में घरेलू हिंसा की प्रत्यक्ष स्वास्थ्य देखभाल लागत लगभग $4.1 बिलियन थी। चोटों और असामयिक मृत्यु के कारण उत्पादकता में अतिरिक्त अगर हम बात करें तो $1.8 बिलियन का नुकसान हुआ है। 18 से 44 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो घरेलू हिंसा चोट का नंबर 1 कारण है। और इसके साथ साथ आपको बताएं, औसतन अतरंग साथी हिंसा के शिकार लोग अपने दुर्व्यवहार के परिणाम स्वरूप हर साल कुल 8 मिलियन दिनों का भुगतान वाला काम खो देते हैं। या अनुपस्थित जीवित बचे लोगों को चोटों से उबरने के साथ साथ उनके साथी द्वारा उनके परिवहन या फिर बच्चे के देखभाल के साधनों में तोड़फोड़ करने के साथ ही अन्य नियंत्रित युक्तियों के कारण काम पर जाने में असमर्थता के परिणाम स्वरूप आती हैं। अगर हम बात करें 2010 की, तो 2010 में यह अनुमान लगाया गया था कि एक हत्या के समाज पर औसत लागत जो है वो $17.25 मिलियन है। उस आंकड़े में से अगर हम बात करें तो 3,355 न्याय प्रणाली के भीतर खर्च होने का अनुमान बताया गया था। औसत हत्या की जो लागत है वो 17.25 मिलियन है, अध्ययन का निष्कर्म है। अब EBA जर्नल 18 अक्टूबर 2010 की अगर हम बात करें तो मानव हत्या की नैतिक लागतों को ध्यान में रखे बिना भी केवल वित्तीय दृष्टिकोण से रोकथाम कार्यक्रम स्पष्ट रूप से सस्ता विकल्प है। यानी इससे होने वाली हत्याओं से अगर इसमें रोकथाम के लिए कुछ ऐसे कदम उठा लिए जाए जो सहायक हों तो वो ज्यादा बेहतर है। बड़े पैमाने पर समुदाय के लिए सुरक्षा जोखिम, घरेलू हिंसा का दुरुपयोग करने वाले न केवल अपने साथियों और परिवार के लिए बल्कि अपने समुदाय के लिए भी खतरा है। जबकि कानून प्रवर्तन अधिकारियों को विशेष रूप से नुकसान का उच्च जोखिम होता है। दुर्व्यवहार करने वाले द्वारा की गई हिंसा से रोजमर्रा के दर्शकों को चोट या मृत्यु भी हो सकती है। घरेलू हिंसा के मुद्दों को संबंधित करके कानून प्रवर्तन और न्याय प्रणाली संसाधनों पर भी भारी कर लगाया जा सकता है, जिससे कई तरह के अनपेक्षित परिणाम सामने आते हैं जिनका हम कभी भी पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। अब किससे बचें, इससे बच्चे की मदद कैसे कर सकते हैं या फिर आप किसी की मदद इससे कैसे कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कोई बच्चा या फिर कोई महिला घरेलू हिंसा का गवाह बन रहा है तो आप निम्न द्वारा मदद कर सकते हैं। उन्हें बताएं कि ये उनकी गलती नहीं है। यह सुनिश्चित करना कि बच्चा सुरक्षित लोगों को जानता है जिनके पास वह मदद के लिए जा सकता है। उनके स्कूल या फिर बाल देखभाल केंद्र को अपनी चिंताओं के बारे में बताएं। अपने राज्य या फिर क्षेत्र में परिवार और सामुदायिक सेवाओं के बाल संरक्षण हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। यदि आपको संदेह है कि कोई बच्चा घरेलू हिंसा का अनुभव कर रहा है या फिर देख रहा है तो स्थानीय अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करना आपको कानूनी दायित्व हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस राज्य में रहते हैं और बच्चे के साथ आपके रिश्ते की प्रकृति क्या है। यदि आप निश्चित नहीं हैं तो अधिक जानकारी के लिए आप 1800 रिस्पेक्ट से संपर्क करें। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार जो है वो समाज के साथ साथ हर एक समुदाय पर गहरा प्रभाव डालता है, गहरा असर डालता है। और जिस तरह से आपको लगातार बताया कि रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं कि इसके जो अधिकतर शिकार होते हैं वो या तो महिलाएं होती हैं या फिर बच्चे होते हैं। उसके लिए आपको बताया कि यदि आप ऐसे किसी महिला या फिर ऐसे किसी बच्चे को देखते हैं जो आपके संपर्क में है, जो घरेलू हिंसा का
शिकार हो रहे हैं, तो उनकी मदद आप किस तरह से कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी आपको बताया कि इस नंबर पर कॉल करके आप इसकी सूचना दे सकते हैं, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं उनमें कमी आए। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है जो समाज को खोखला तो कर ही रहा है, इसके साथ साथ कई तरह के जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, वो भी इससे उत्पन्न होती हैं। तो आप ऐसे किसी को भी जानते हो, आप ऐसे किसी के भी संपर्क में हो, तो उसकी सहायता, उसकी मदद आप जरूर करें। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।